गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे कि व्हाइट बोर्ड जो है वो ठीक से दिख रहा है सबको। ठीक है। म्यूट कर लीजिएगा गाइस। ओके, चलिए। तीन पढ़ा रहे ना मैं तीन पढ़ा रही गाइस, माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना। माइक और क्लासेस के लिए जो आपका वीडियो है वो बंद कर लीजिएगा। चलिए, हम लोगों ने कल बात करी थी आर्टिकल 25 के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी के अंदर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आर्टिकल 25 के साथ। व्हाइट बोर्ड वगैरह क्लियर है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी इश्यू होता है तो मुझे बता देना, ठीक है। हम्म। और अगर किसी का नेटवर्क का इशू चल रहा है तो वो रिकनेक्ट कर लेना एक बार काट के, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल 25 के ऊपर बात कर रहे थे। देखो, ऐसा होता है कि हम किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो उसके कुछ लौकिक, कुछ मौलिक पक्ष होते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी तरीके के रिलीजन की कोई खास परिभाषा दी नहीं गई है, ठीक है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसके हिसाब से अगर आप कोई आपसे धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो वो भ्रष्ट आचरण के अंदर गिना जाएगा। और ऐसे ही जब भी हम किसी धर्म की बात करेंगे तो धर्म के अंदर अगर लौकिक पक्ष हैं जो हम लोग बिलीव कर रहे हैं, आस्था है हमारी, उसके साथ साथ उस धर्म के कुछ आर्थिक पक्ष भी होंगे, यानी कि वित्तीय पक्ष होंगे, कुछ राजनीतिक पक्ष भी हो सकते हैं, है ना। तो धर्म को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब भारत के अंदर जब हम हिंदू धर्म के ऊपर बात करते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर, इंडिया के अंदर जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट देखते हैं या ऐसी कोई चीज देखते हैं, कोई हिंदू रिलेटेड एक्ट, तो आपको याद रखना है कि वो केवल हिंदुइज्म के बारे में नहीं कह रहा है। जब भी भारत के अंदर खासकर हिंदू धर्म की बात होगी और किसी एक्ट का नाम लिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसमें हिंदू के साथ साथ, जो बेसिकली हम हिंदू कल्चर की बात कर रहे हैं, उस हिंदू कल्चर के साथ साथ उसमें जो अलग आते हैं उनमें कौन कौन से आएंगे आपके, सिख कम्युनिटी भी शामिल होती है, ठीक है। जैन कम्युनिटी भी शामिल होती है और उसके अलावा बौद्ध कम्युनिटी भी शामिल होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी एक्ट की बात करेंगे, किसी कानून की बात करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कानून बना हुआ है, कोई एक्ट है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐसे किसी एक्ट की बात होगी तो उसमें हिंदू जब भी वर्ड आए तो केवल वो हिंदू नहीं है, उसमें आपके सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे और बौद्ध भी आएंगे। और फिर मुस्लिम्स का अलग बनेगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्रिश्चियंस का अलग बनेगा, लेकिन ये सारे धर्म एक साथ लिए जाएंगे। ये ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए। अब होगा क्या कि यहाँ पे खासकर जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध एक साथ लिखे गए हैं, इसके साथ ही हमारे यहाँ खासकर ये प्रावधान बनाया गया है हिंदूज के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि जो हिंदू मंदिर हैं उसके साथ साथ ये सारे जोड़ लीजिए। तो इनमें किसी भी तरीके से भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, हालांकि मंदिर जो है वो सार्वजनिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। नवीन सिंह रावत, व्हाट इज द इशू? नेटवर्क का इशू है तो ठीक कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए। तो जब भी हम बात करेंगे हिंदू के बारे में, तो हिंदूज के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जाने का परमिशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। किसको, किसी को भी इस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया? और एक वर्ड आपको और याद रखना है, ये जो हिंदू शब्द है ये धर्म से रिलेटेड है और ये इकलौता शब्द है, ओनली वन वर्ड, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड है, किसी धर्म का नाम है और कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, हमारे संविधान में आता है। समझ में आया? हमारे संविधान में और किसी धर्म का नाम नहीं है, केवल हिंदू धर्म का नाम है। और वहाँ क्या है, जो हमारे हिंदू धर्म के सार्वजनिक मंदिर जो हैं, उन मंदिरों में प्रवेश के लिए किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट।
ठीक है, किसी भी तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं हिंदू धर्म के जो मंदिर है उनके अंदर। यानी कि मस्जिद के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको डिसअलाउ किया जा सकता है, आपको मना किया जा सकता है, पर हिंदू मंदिरों के अंदर आपको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है। कल मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपके सामाजिक हित आएंगे और धार्मिक हित आएंगे तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अगर बाई द वे कोई सोशल इश्यूज आ जाते हैं और दूसरी तरफ आपके रिलीजियस इश्यू आ जाते हैं, धार्मिक मुद्दे आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? समाज को या सामाजिक मुद्दों को दी जाएगी या फिर धर्म के मुद्दों को दी जाएगी? बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली सोशल इश्यूज को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उन सब में आपने देखा सोशल इश्यूज को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। जैसे लोक व्यवस्था है, सदाचार है, स्वास्थ्य है, इन सब में प्रायोरिटी किसको दी है? समाज को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपल सी एक चीज कही है कि धर्म बिल्कुल आपका इंटरनल मैटर है, आप उसे मानिए, लेकिन प्रायोरिटी जब भी देने की बात होगी तो समाज को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, धर्म को बाद में। ठीक है। तो सोशल इश्यूज को पहले रखा जाएगा, रिलीजियस इश्यूज को बाद में रखा जाएगा। ये समझना आसान है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें मैं आपको और बताते चलूंगा। जैसे आपने एक कॉमन शब्द सुना होगा, धर्मांतरण। ठीक है। धर्मांतरण का मतलब क्या है? धर्म जो बदलते हैं लोग, उससे रिलेटेड है। और जब भी हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ किया गया है कभी? हमारे यहाँ कंट्रियों में, इंडिया के अंदर खासकर, धर्मांतरण के लिए कुछ किया गया है? जैसे पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ धर्मांतरण एक सामान्य सी चीज है। ठीक है। मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल बेसिकली क्यों दे रहा हूँ? एक मिनट गाइस। हाँ ठीक है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक तो वो हमारा पड़ोसी है तो हम चेक कर सकते हैं, और दूसरा उसका एक रिलीजन है, अपना एक रिलीजन उसने बनाया हुआ है। ठीक है। तो वो रिलीजन अपना उसने एक बना के रखा हुआ है और हमें पता है कि वो इस्लाम को फॉलो करता है, तो वो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसीलिए। तो इंडिया के अंदर धर्मांतरण से रिलेटेड अगर इश्यूज को देखा जाएगा तो इसके लिए एक समिति का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको खासकर धर्मांतरण संबंधित चीजों के लिए ही बनाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था और समिति का नाम था नियोगी समिति। ठीक है, नियोगी कमेटी जिसको हम कहते हैं। तो अगर कभी आपको दिखाई दे कि नियोगी समिति का संबंध किससे है तो आपको याद रखना है धर्मांतरण से। ठीक है। नियोगी समिति, इसका संबंध किससे है? धर्मांतरण से है। ठीक है। उसके बाद एमपी गवर्नमेंट ने बनाया, उसके बाद फिर क्या हुआ, पहला कानून अगर धर्मांतरण पे देखा जाएगा, पहला कानून तो वो एमपी में नहीं बना था। ठीक है। नियोगी समिति एमपी की है, ठीक है, ये याद रखना, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने नियोगी समिति बनाई थी। ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ, पहला कानून इस धर्मांतरण से रिलेटेड अगर इंडिया के अंदर बना है तो वो कहाँ बना है? 1967 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है। 1967 उड़ीसा सरकार ने बनाया था। और आज ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि अभी उत्तराखंड के अंदर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, इनके अंदर बातचीत चली है ना, धर्मांतरण कानून की, लाई भी गए हैं धर्मांतरण कानून। तो पहला कानून उड़ीसा में बना था। और उड़ीसा में क्या कहा गया था? तीन आधार बनाए गए थे, तीन बेस बनाए गए थे जिनके आधार पर धर्मांतरण अलाउड नहीं होगा। अगर बाई द वे किसी को बल दिखा करके, यानी कि बहुत सारे पावर का यूज करके किसी का धर्म बदला जाए, या फिर किसी को पैसा देके बदला जाए जिसको हम लोभ कह सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको धोखा दे दिया जाए कपट के साथ, इन तीन आधारों पर अगर किसी का धर्मांतरण हुआ है तो उसे नहीं माना जाएगा। बल, लोभ और कपट। बल का मतलब क्या हुआ? कुछ गुंडे गए और उन्होंने जाकर के रिलीजन चेंज करवा दिया, धर्म बदलवा दिया, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। सेम वे लोभ, यानी कि आपने कहा कि भैया 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 5,000, 5 लाख रुपए ले लो और रिलीजन अपना चेंज कर लो, तो इस आधार पर भी नहीं माना जाएगा। और कपट, कपट का मतलब ये हुआ कि आपसे, आपको बिना बताए कुछ ऐसा कार्य आपसे करवा दिया कि आपका धर्म जो है परिवर्तित मान लिया जाए, तो ऐसा कपट का जो तरीका है उसे भी फॉलो नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद तो फिर एमपी में आ गया है, अरुणाचल प्रदेश में आ गया है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, अभी उत्तराखंड की बात चल रही है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जो पहला लॉ आया धर्मांतरण का वो कहाँ आया? हाँ हाँ हाँ, ये 25 के अंदर ही आएगा। ठीक है। 25 के अंदर ही आएगा, लेकिन वहां लिखा हुआ नहीं है इसको, हमें 25 के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां अंदर पढ़ेंगे कि धर्मांतरण से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी किससे सम्मिलित है? 25 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आदमी को धर्म को मानने की आजादी है। अगर मुझे एक धर्म मानने की आजादी है तो इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो उस धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म भी ज्वाइन कर सकता हूँ। इसी को क्या कहते हैं? धर्मांतरण कहते हैं।
तो इस तरीके से क्या होता है, जो धर्मांतरण से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखो इसके अलावा क्या है, जो क्या बोलते हैं, एक प्रोफेसर थे स्टेनिस कास करके, उनके रिलेटेड 1967 में एक केस भी चला था। उसमें ये हुआ था कि जैसे अगर कोई आदमी प्रचार कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो क्या उसको धर्मांतरण करवाने का अधिकार भी है? तो उसमें साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रचार का अधिकार है, आपको प्रचार का अधिकार लिखा गया है आर्टिकल 25 में, उसका मतलब धर्मांतरण नहीं है। प्रचार कीजिए लेकिन धर्मांतरण वाला नहीं, ठीक है। और ऐसे ही धार्मिक अधिकार आपके एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ठीक है। और जो प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल संवैधानिक है। समझ में आ गया? तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन उठा कि भैया ये बताइए कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, वो धर्मांतरण पे जो रोक लगाई गई है, उड़ीसा ने लगाई, एमपी ने लगाई, या अरुणाचल प्रदेश ने लगाई, तो फिर क्या वो वैलिड है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में ये माना है कि धर्मांतरण कानून लीगल है, उनको संवैधानिक रूप से माना जा सकता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आप ध्यान रखिएगा कि पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है, पंजाब के अंदर एक कानून है, गुरु ग्रंथ साहिब हो, गीता हो, कुरान हो या बाइबल हो, जो चार धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, चारों धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जो बड़े धार्मिक ग्रंथ है, अगर उनका अपमान पंजाब के अंदर किया जाता है तो वहां उसके अपमान के लिए उम्र कैद की सजा जो है वो दी जा सकती है। इसको ऐसे जो मुद्दे हैं पंजाब सरकार के अंदर ये कानून लागू है, तो आप इस वाले कानून को पंजाब के, पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के ईश निंदा वाले कानून से जो है मैच करके देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी बिल्कुल ईश निंदा की तरह ऐसा ही कानून है। हालांकि इंडिया के अंदर ईश निंदा वाले कानून के बारे में थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिकली इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में ये फ्रीडम है लोगों को, ठीक है, तो इस वजह से। बट ठीक है, पंजाब के अंदर ये कानून है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे ही सेम आपको सबरीमाला वाला केस याद होगा। सबरीमाला वाला केस में यही पॉइंट आया था, ठीक है, महिलाओं को जाने दिया जाए या नहीं जाने दिया जाए। तो सिंपल, धर्म का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, और महिलाओं को अगर रोका गया तो वो समानता के अधिकार के खिलाफ होगा। दैट्स वाई महिलाओं को अलाउ होना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी भी पॉइंट को नहीं सोचना है, बिल्कुल दिमाग वही रखना है जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन सोचता है। समझ में आ गया? तो समानता का जो अधिकार है वो दिया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा आर्टिकल जो है वो खत्म हो चुका है 25 वाला, उसके बाद के हमने कल पढ़ लिए थे, पर ये थोड़ा सा पॉइंट आपका छूट गया था आर्टिकल 25 में, ठीक है। चलिए, अब आर्टिकल 25 हो गया, नीचे बढ़ते हैं, अगला, अगले आर्टिकल की तरफ आइए, ठीक है। देखो, अब हमारे पास है आर्टिकल, तो हम लोगों ने कल 28 तक कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की, ठीक है। और उसके बाद फिर आर्टिकल 30 आएगा आपका। तो ये आर्टिकल 29 और 30 आपके किसके हैं? माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अधिकार है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आर्टिकल 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, माइनॉरिटीज के, ये लाने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब माइनॉरिटीज को अलग से फंडामेंटल राइट देने की जरूरत क्या पड़ी? सबको समान माना है हमने, तो समान मानने के साथ साथ उनको समान तरीके से अधिकार दे देते, अलग से माइनॉरिटीज लिखने की क्या जरूरत है? तो देखिए, इसका सिंपल मतलब ये था कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी ग्रुप है वो कभी माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस ना करे। हमारा जो बहुमत का समाज है वो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, किसी भी अल्पसंख्यक को दबाए ना, उसको भी इंडिया में उतना ही हक प्राप्त हो जितना कि किसी बहुसंख्यक को है। इस वजह से अल्पसंख्यकों के जो हित है उनका संरक्षण करने के लिए बेसिकली माइनॉरिटीज के स्पेशल राइट बनाए गए हैं। उसके अलावा इंडिया क्या है? बहुत सारी संस्कृतियों का, बहुत सारे कल्चर्स का एक मिक्सचर है। अगर हम इंडिया के कल्चर को ही खत्म कर देंगे, ये जो विविधता में एकता वाला कंसेप्ट है, तो क्या होगा? इंडिया की अपनी पहचान गायब हो जाएगी। तो टू सेव, टू प्रिजर्व दिस आइडेंटिटी ऑफ कंट्री, ठीक है, अनेकता में एकता जो बचाना है, इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुसंख्यक तो अपना बचा ही लेंगे, माइनॉरिटीज का संरक्षण कौन करेगा? तो सरकार ने कहा कि माइनॉरिटीज का संरक्षण कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। तो ये आर्टिकल 29 जो है ये ग्रुप के अधिकार है, किसी आदमी के लिए नहीं है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान के कौन से अधिकार, भारतीय संविधान के कौन से अधिकार नागरिक या व्यक्ति को नहीं समूह को प्रदान किए गए हैं, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है। 30 भी ग्रुप का ही है, 29 भी ग्रुप का है, समूह को दिए गए हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सामूहिक समूह को दिए गए अधिकार कौन से हैं, तो 29 और 30 जो है वो समूह को दिए गए अधिकार है, ठीक है। अब देखिए 29 क्या कहता है। 29 कहता है सिटीजन, ठीक है। देखो, सिटीजन से मतलब है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है 15, 16, 19, 29, 30 याद करना है। तो ये हो गया 19 और 29, 30, तो ये दोनों किसके लिए हैं? सिटीजन के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, ठीक है।
तो इसीलिए दिमाग में रखना, ये नागरिकों का करना है। ठीक है, ये नागरिकों की बात चल रही है। तो ये दोनों केवल इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। दिस इज गिवन टू ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के समूहों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक समूह, भारतीय नागरिक समूह का मतलब हो गया जो भारत के नागरिक हैं, उनमें जो माइनॉरिटी है उनको दिए गए हैं। अच्छा, क्या दिया गया है? तो इसके अंदर जो दिए गए हैं उसमें आप सिंपल देखिए, पहला आर्टिकल 29 क्या कहता है कि इंडिया के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उन नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, कौन सी तीन चीजें? पहली चीज भाषा यानी कि लैंग्वेज जो भी है, लिपि जिसमें वो लिखते हैं, ठीक है, भाषा, लिपि, और लिपि के अलावा संस्कृति। संस्कृति का मतलब बहुत बड़ा टर्म आता है, उनके नृत्य, ठीक है, उनके जो गाना गाते हैं वो सब। तो भाषा, लिपि और संस्कृति जो माइनॉरिटीज है, उसके अलावा मेजोरिटी के लिए भी है ये एक तरीके से, वो भी कर सकते हैं, बट बेसिकली ज्यादा फोकस किस पे किया गया है? माइनॉरिटीज पे। जो कम या अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, इन पे क्या कर सकते हैं? इनका संरक्षण कर सकते हैं, इसके संरक्षण का, इसको प्रिजर्व करने का उनको अधिकार दिया गया है। इन तीन चीजों का संरक्षण जो है कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप कर सकता है संरक्षण। समझ में आ गया? सिंपल चीज, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया के अंदर अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, इन तीन चीजों का संरक्षण कर सकती है। ये अधिकार उनको दिए गए हैं। दूसरा, इसी में मैं जोड़ देता हूँ आर्टिकल 30, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 एक साथ देखे जाते हैं, ग्रुप के अधिकार हैं और दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। 29 कहता है कि भारत के अंदर कोई भी समूह अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, यानी कि पर्टिकुलर नागरिकों को क्या अधिकार है? भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। उसके अलावा दो तरीके के अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके के हैं देखिए। भारत के भीतर यानी कि हमारे इंडिया के अंदर, एक तो धार्मिक यानी कि रिलीजियस रूप से जो कम है, अल्पसंख्यक है। कौन कौन है? हिंदुओं के अलावा सभी क्या है भारत में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, जो भी लोग भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, जिनकी भाषा बहुत अधिक लोग नहीं बोलते हैं, ऐसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 30 के अंदर किसी भी और माइनॉरिटी की बात नहीं की गई है, ना कास्ट बेस पे, ना आपकी वेल्थ के बेस पे, पैसे के आधार पर और कास्ट के आधार पर माइनॉरिटी नहीं, धार्मिक और भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी रुचि या अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं। शैक्षिक संस्थान बना भी सकते हैं, बनाने के साथ साथ क्या कर सकते हैं? एक तो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, दूसरा वो क्या कर सकते हैं? इनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए आपको मदरसे जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आराम से। और उनकी स्थापना का अधिकार किसको है? मुस्लिमों को है, वो आराम से अपना बनाए, है ना। उर्दू सिखाने के लिए वो अलग से अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको खुद ही चला भी सकते हैं, किसी और की जरूरत के बिना, यानी कि बिना कुछ ऐसा किए वो उसका प्रबंधन भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, धार्मिक और भाषाई आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। जाति के आधार पर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते, हाँ, रिलीजन के हिसाब से या आपकी जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रबंध मतलब क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है, प्रबंधन का मतलब होता है फीस आप निर्धारित करिए आराम से, फीस क्या रखी जाए, कर्मचारी कौन होंगे, अध्यापक कौन होंगे, टीचर वगैरह कौन होंगे, ये भी आप निर्धारित कीजिए। ठीक है, फीस है, आपका टीचर है, उसके अलावा जैसे कोई गैर अल्पसंख्यक समुदाय है, आपने उर्दू मीडियम स्टेब्लिश किया, आपने मुस्लिम रिलेटेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया और कोई हिंदू बच्चा उसमें पढ़ने के लिए आना चाहता है, तो इसका निर्धारण गैर अल्पसंख्यक समुदाय का जो प्रवेश है वो भी कैसे होगा? आपका ये प्रबंधन का अधिकार उसी इंस्टीट्यूशन को होगा। हालांकि तरीका पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बुला रहे हैं किसी को वहां पढ़ाने के लिए, ये नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन आप उसके बाद अंदर आप अपना पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब एक सिंपल सी चीज यहाँ क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक हम कह रहे हैं, माइनॉरिटी कह रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस माइनॉरिटी? हमने एक सिंपल सा वर्ड कहा अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, तो इस माइनॉरिटी की बेसिकली परिभाषा है क्या? ठीक है, तो देखिए आराम से समझिए, अल्पसंख्यक की कोई विशिष्ट परिभाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं दी गई है। आपको इसको थोड़ा थोड़ा समझना है। पहले देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर TMA पाई फाउंडेशन केस आया था, ठीक है। मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल टर्म दे देता हूँ। TMA
पाई फाउंडेशन केस आया था, ठीक है। ये 2002 का केस है, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक जो भी होंगे, माइनॉरिटी जो भी होगी, वो कैसे डिसाइड होगी, राज्य के हिसाब से, स्टेट वाइज डिसाइड की जाएगी। तो इसने कहा कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी को स्टेट वाइज आप लोग बताइए। अब स्टेट वाइज का क्या मतलब हुआ, वो कम्युनिटी अल्पसंख्यक होगी जो 50% से कम है किसी राज्य में। अगर किसी राज्य में 50% से कम कुछ समुदाय है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे, माइनॉरिटी कहेंगे। और ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट बने हैं वो बने किस बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे बने हुए हैं। अब भाषाई आधार पर राज्य बने हैं, तो जो भी 50% से कम है उनको आप क्या मान लेंगे, माइनॉरिटी मान लेंगे, ये कहा गया। उसके बाद फिर क्या होता है, आपका टीएमए पाई फाउंडेशन से हल्की फुल्की हमें परिभाषा मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी परिभाषा नहीं मानी जा सकती है, लेकिन इसको यूज किया जाता है। सेकंड एक टर्म आता है, अ, एक अल्पसंख्यक आयोग बनते हैं, बनाता है संसद 1992 के अंदर, ठीक है। 1992 में एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाता है, पार्लियामेंट बनाती है बेसिकली, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है माइनॉरिटी कमीशन जो है वो कब बनाया गया। और इसके अंदर, माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जिन जिन रिलीजन की बात की गई है माइनॉरिटी में, वो सब कौन कौन से हैं, तो सुनिए। वो सारे के सारे आपको इस तरीके से याद रखने हैं, मैं अभी बताता हूँ। मुस्लिम्स आते हैं इसमें, क्रिश्चियंस आते हैं इसमें, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और पारसी कम्युनिटी भी आती है। तो इसका मतलब कौन सी नहीं आती है, हिंदू। तो हिंदू कम्युनिटी को छोड़ करके बाकी सारे इंडिया के अंदर किस कम्युनिटी के तौर पे देखे जाते हैं, माइनॉरिटी के आधार पर देखे जाते हैं, ठीक है। हालांकि यही काम पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का था, 1992 के बाद माइनॉरिटी कमीशन के पास आ गया, ठीक है। 1992 के बाद अल्पसंख्यक आयोग ये काम कर रहा है। 1992 से पहले कौन करता था, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता था, ठीक है। इतना चलिए। ये तो 29 जो हमने पढ़ा अभी, उसी के अंदर हम दोबारा देखते हैं। एक बार ऊपर आइए 29 आर्टिकल में, जहाँ पे माइनॉरिटी लिखा हुआ है मैंने, वहां पे आइए, कुछ दिखाता हूँ। देखिए, आर्टिकल 29 में ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया, भाषा लिपि संस्कृति, ये 29(1) है। बाद में 29(2) भी है, ठीक है। बट इज 29(2) इज, 29(2) हमारी जो बात करता है वो करता है कि अगर कोई संस्थान है, ठीक है, और उसको राज्य पैसा दे रहा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, राज्य ने पैसा दिया, राज्य ने दिया पैसा, ठीक है, स्टेट ने पैसा दिया, और इस स्टेट के पैसे से क्या हो रहा है, कोई शैक्षिक संस्थान काम कर रहा है, ठीक है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, कोई भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कुछ भी जिसको स्टेट पैसा दे रहा है, ऐसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। और वो ये चाह रहा है कि भैया, मैं केवल एक ही धर्म के लोगों को, केवल एक ही जाति के लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दूं। तो ये इम्पॉसिबल है। अगर राज्य ने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया है, सरकार ने पैसा दे दिया है, तो इसका मतलब वो पैसा कहाँ से आया, टैक्स से आया, है ना। और टैक्स का पैसा आपको पहले से पता है कि कहाँ यूज नहीं किया जा सकता, किसी एक धर्म के प्रमोशन पे यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई, अगर किसी एजुकेशनल या शिक्षण संस्थान को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को राज्य के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या पैसा दिया जाता है, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिर एडमिशन के लिए, आप पर एडमिशन अगर आपको कराना है, तो फिर एडमिशन के लिए एक तो आपकी जो आपका रिलीजन है, जो धर्म है, उसके आधार पर, आपकी कास्ट है उसके आधार पर, या फिर आपका जो मूल वंश है, रेस है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता एडमिशन में, ठीक है। किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसको राज्य द्वारा पैसा दिया जा रहा है, आपके धर्म या फिर आपकी जाति या फिर आपकी मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक और, भाषा के आधार पर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो भाषा ये भी जोड़ लीजिए। इन चार आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और इसके बारे में पूरी बात जो है वो चंपकन दुराईराजन केस में भी हुई है, ठीक है। तो इतने में हम लोग समझ जाएंगे। अच्छा, तो इस तरीके से हमने काफी कुछ इसके अंदर देखा, रिलीजियस जो पॉइंट्स है उनके अंदर देखा, माइनॉरिटी वाला भी देख लिया। टीएमए पाई फाउंडेशन केस जो आया था 2002 का, उसके अंदर काफी सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई थी। जैसे कि वहां से कुछ पॉइंट्स आपको वैसे याद रखने हैं जो मेंस वाले हैं, खासकर उनके लिए, ठीक है। अभी मेंस की भी बढ़ गई है जो टाइमिंग है वो, ठीक है। तो आपको ठीक ठाक टाइम मिल चुका है कि नहीं। चलिए, सबसे नीचे जो है वहां आ जाइए, बोर्ड में सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता दूं, कि जो लिखते हैं, जो लोग आपके मेंस वाले हैं, ठीक है,
हाँ, बोर्ड पे बस आप जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना वहां पे टच करके स्क्रॉलिंग कीजिए, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे टच मत कीजिए, वो एडिट हो जाता है। चलिए, देखिए, टीएमए पाई फाउंडेशन केस जो है 2002 के अंदर, उसके बाद से काफी सारी चीजें बताई गई थी इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था वो समझिए। पहला है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो व्यावसायिक संस्थाएं नहीं है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या नहीं है, किसी भी तरीके का कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं उनको फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं कहा जाएगा। और अगर कोई स्कूल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसे फिर कमर्शियल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, इसी में ही कहा गया कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद को कहता है तो इसका मतलब है कि वो डोनेशन नहीं लेगा। समझ में आया? कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो डोनेशन नहीं लेगा, अपने नाम पे वो दान नहीं लेगा, ठीक है। और उसके अलावा उसका एक एकेडमिक सेशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर काम करने वालों की कुछ शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप अपने मन से कह रहे हैं कोई भी आए कोई भी पढ़ाए। तो अब आपको बहुत से ध्यान से सोचना है। आपके आसपास ऐसे बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसमें इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है। ध्यान से देखिए, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कमर्शियल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो डोनेशन नहीं ले सकता। तीसरी चीज, उसके अंदर हर एक चीज की एक तो शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, और उसका एक सेशन होना चाहिए, एकेडमिक सेशन फिक्स होना चाहिए। समझ में आया? तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको इनमें से कई सारे पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कमर्शियलाइज हो चुके हैं, डोनेशन भी ले रहे हैं, और बीएड की जगह पे वहाँ बीए वाले भी पढ़ा रहे हैं, ट्वेल्थ वाले भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा का सारा क्या चल रहा है? ये सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम चल रहा है, ठीक है। तो हम केवल रिलेट करते हैं, बाकी तो जिसको काम करना है, जो बॉडी है वो काम करेगी, ठीक है। पर फिर भी हमें कुछ चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ये तीन जो पॉइंट्स है, ये टीएमए पाइप फाउंडेशन जो केस है उसके बाद से निकल करके आया था, ठीक है। तो इतने से अपना काम काफी कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तक हम लोगों ने काफी कुछ आज का कवर कर लिया है माइनॉरिटी से रिलेटेड, और थोड़ा बहुत मैंने आपको रिलीजन वाला इशू जो है वो भी बता दिया था। बोर्ड के सबसे नीचे वाले हिस्से पे ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। एक हम जो छोड़ रहे हैं वो है आर्टिकल 31। अब इसको छोड़ने का भी रीजन है, आर्टिकल 31 के साथ ही मैं एक ऐड कर देता हूँ, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का एफ क्लॉज। ये दोनों चीजें लगभग सेम ही थी, इसीलिए मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये क्या है, ये बेसिकली संपत्ति का अधिकार है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और आपको पता है कि इसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी वाला है ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं तो फटाफट से कमेंट के अंदर बता दीजिएगा कि ये हटाया कब था, जो प्रॉपर्टी वाला था। और जब मैंने आर्टिकल 19 पढ़ाया था तब भी आपको बताया हुआ था कि ये प्रॉपर्टी का राइट कब हटाया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया। फटाफट से इसका आंसर कीजिए कि ये कब हटाया गया। मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेता हूँ, आपको मैं एक एक करके पहले बता देता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। तीन आर्टिकल है, 19(1)(f। मैं केवल पढ़ दूंगा, आप नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 31 के अंदर एक आता है आपका क्लॉज 1 और एक आता है क्लॉज 2। 31 में दो क्लॉज थे, ठीक है, अभी नहीं है, इनको हटा दिया गया था, ठीक है। असली जो इश्यूज है वो इन्हीं तीन आर्टिकल से। 19(1)(f) में क्या लिखा गया था, क्योंकि ये फ्रीडम से रिलेटेड है ना, मतलब आजादी से रिलेटेड है। तो 19(1)(f) में लिखा गया था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति, रुपया अर्न करने का अधिकार होगा, ठीक है। मतलब हर आदमी को यह अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगी कि वो क्या कर सकता है, किसी भी संपत्ति को ले सकता है और उसका विक्रय कर सकता है, उसको बेच सकता है, ठीक है। ये लिखा गया था। तो हर आदमी को कमाई का और उसको बेचने का अधिकार होगा, अर्जन करने का और उसे बेचने का। मतलब यहाँ पे चल अचल दोनों संपत्तियां आती हैं, जमीन लेने का भी अधिकार है, बेचने का भी है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, ईयर भी बताना होगा साथ में। 1978 44, ओके गुड। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ, तो ये जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना, यहाँ पे दोबारा डाल दीजिए पॉइंट, एक बार पहले डाला है, एक बार और डाल दीजिए, फिर तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा, तो आपका आसान हो जाएगा काम, है ना। चलो, 31(1) में क्या लिखा गया है, 31(1) में लिखा गया है कि किसी भी आदमी को अगर इस संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाए, अगर किसी आदमी से उसका संपत्ति का अधिकार वंचित किया जाएगा, तो ये कैसे होना चाहिए, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होना चाहिए। यानी कि पहले कानून बनाना पड़ेगा, तो एक विधि द्वारा स्थापित
विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर बनाया जाएगा। सो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पहले एक कानून बनाया जाएगा, तभी किसी आदमी से हम उसके पैसे कमाने का और उसको यूज करने का अधिकार छीन सकते हैं। नहीं तो हर आदमी को क्या होगा, पैसे का, पैसे रखने का, अर्जन का जो है हक होगा। ठीक है। उसको कब उससे छीना जा सकता है, जब कोई लॉ बन जाए। अच्छा, अगर लॉ बन गया तो फिर क्या होगा, तो स्टेट क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, कभी उसको लगा यार सार्वजनिक हित है, क्या है, कोई सार्वजनिक हित है, तो पूरी जनता का हित हो रहा है, जैसे रोड बनानी है, ठीक है, एयरपोर्ट बनाना है, तो सार्वजनिक हितों को देखते हुए स्टेट अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति की जो जमीन है या किसी भी व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उसको ले सकता है, उसको अपने साथ रख सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहण कर सकता है। मतलब सरकार कह रही है कि नहीं नहीं मुझे तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास बनाना है, तो ऐसा वाला नहीं चलेगा। अधिग्रहण तब किया जाएगा जब सार्वजनिक हित हो, लोगों का हित हो। लेकिन ये जब अधिग्रहण होगा तो यहाँ पर खास कर लिखा गया है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था कि यहाँ पे क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा, लेकिन सरकार को इसका कंपनसेशन देना होगा। और यहीं से बवाल शुरू होता है, इसीलिए इसको बाद में हटा दिया गया। ठीक है। मुआवजा देना होगा, कंपनसेशन देना होगा अगर सरकार छीनती है तो। इतना समझ में आ गया। ये तीन आपके आर्टिकल्स थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 31 एक और 31 2 आपको याद करना, 19 एक हम पहले कर चुके हैं। अब जब ये सब आया तो असली खतरा खतरा जो विवाद है वो कहां से स्टार्ट होता है, 39B, 39C, ये दो आर्टिकल सबसे बड़े झगड़ा पैदा करते हैं इनके साथ। और ये 39 कहाँ आता है, ये आता है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं आपके 39 और 39B और C। इन दोनों में क्या लिखा है, 39B कहता है पैसा या संपत्ति इस तरीके से होनी चाहिए कि इससे कम्युनिटी का भला हो, यानी कि एक तरीके से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, पूरे समाज के पास पैसा होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, किसी एक आदमी को पैसा रखने का अधिकार होगा। अगर एक आदमी पैसा रखेगा तो कम्युनिटी का भला कैसे होगा। समझ में आ गया। ऐसे ही 39C क्या कहती है, 39C कहता है कि अर्थव्यवस्था का संचालन, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी कैसे होना चाहिए, कि संपत्ति का केंद्रीकरण किसी एक हाथ में ना हो जाए। वन पर्सन सेंट्रिक इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, किसी एक आदमी के पास सारा पैसा नहीं जाना चाहिए। ऐसे हम संपत्ति का निर्धारण करें, ऐसे हम संपत्ति या अर्थव्यवस्था को चलाएं, ऑपरेशन करें अर्थव्यवस्था का, कि किसी एक आदमी के पास पूरा पैसा ना चले जाए। लेकिन 31A और 19(1)(f क्या कह रहा है, किसी एक आदमी को अर्जन का अधिकार है, अर्जन का अधिकार है, वो जितना चाहे कमाए। तो हो सकता है कंट्री का पूरा पैसा एक ही आदमी कमा ले। तो 19(1) और 39 इनमें झगड़ा था। इन दोनों के झगड़े में ऑब्वियस सी बात है फंडामेंटल राइट जीतेगा। तो बार बार जब भी पहले केस होते थे तो यही जीत जाते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को रोकने के लिए सबसे पहले टाइम पे, पहले में ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते ही क्या कर दिया गया, 9th शेड्यूल डाल दिया, 9वीं अनुसूची जोड़ दी। और 9th शेड्यूल के अंदर क्या है, ऐसे कानून डाले गए जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है करने के बाद इसमें लॉज डाल दिए गए कि भैया जैसे जमींदार है या कोई रियासत है तो उस पर स्टेट अपना कब्जा कर लेगा। ऐसे ही कोई कॉर्पोरेशन है तो उस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। किसी वाणिज्यिक संस्थाएं हैं, कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, उनको मिला दिया जाएगा। ठीक है। कोई खान है या कोई माइन वगैरह चल रही है, उस पर सरकार कब्जा कर सकती है, उस पर स्वामित्व बदल सकती है। अभी तक प्राइवेट के पास थी, अब तुरंत सरकारी के पास आ जाएगी। ये सारे लॉज बना के इसमें डाल दिए। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास एक माइन है, मेरी खान है, सरकार ने अपने पास ले ली, मुझे थोड़ा बहुत मुआवजा देके सरकार ने ले ली है खान, तो मेरे तो संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, भैया इससे रिलेटेड कानून 9th शेड्यूल में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट विल से नहीं भैया, 9th शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट से दूर है, सुप्रीम कोर्ट 9th शेड्यूल में कुछ भी टच नहीं कर सकता, तो भैया हो गया। ठीक है। तो ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, शंकरी प्रसाद केस। ठीक है। शंकरी प्रसाद केस जब गया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की भी आइडिया था कि यार जो काम किया गया है, जो 9th शेड्यूल किया गया है वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज, 9th शेड्यूल किसने किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। और याद कीजिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1950-51 में हो रहा है। अगर 1951 में काम हो रहा है तो जो नेता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे वही नेता पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो इसका मतलब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने संविधान बनाया। तो इसका मतलब उन लोगों ने जो भी किया सोच समझ के किया, अच्छा किया, इसीलिए संविधान में इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं हुई। और 9th शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा। ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में ये फिक्स हो गया कि नहीं ये बढ़िया किया गया है, 9th शेड्यूल ठीक है। क्यों, क्योंकि जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने ही इसको संविधान में डाला है, तो वो लोग गलत थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं। इट्स ओके। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। बाद में फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई।
ठीक है। उसके बाद फिर काफी सारी चीजें होती गई और झगड़े बढ़ते गए। संविधान में यहाँ पे मुआवजा शब्द लिखा था, तो लोगों ने कहा भैया हमें तो ज्यादा पैसा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भैया मुआवजा तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब ये बहुत सारे विवाद आने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ, सिंपली ये हो गया कि बेला बनर्जी केस जाता है। तो उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा बेला बनर्जी केस में कि जो मुआवजा अगर आप दे रहे हैं तो वो वर्थ इट होना चाहिए। मतलब 1 लाख की जमीन है तो कम से कम 80,000 70,000 दो। और सरकार का कहना क्या था कि इतना पैसा अगर होता तो हम जमीन खरीद लेते, अधिग्रहण क्यों करते। समझ में आया। तो ये काफी कुछ, बेला बनर्जी केस वेस्ट बंगाल का था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये भी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक जो गवर्नमेंट आई वो आई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी इसने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्शन लिए इस मामले में। अब ये एक्शन कैसे लिए गए, सबसे पहले प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। प्रिवी पर्स मतलब स्पेशल राइट्स जो राजाओं के पास थे, जो भारत के पुराने जो राजा रजवाड़े थे उनको खास अधिकार दिए गए थे प्रिवी पर्स में, वो छीन लिया। उसके ठीक बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। और उसके बाद तो 17वां संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में बहुत काफी चेंज कर दिया कि नहीं भैया तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके तुरंत बाद 25वां संविधान संशोधन किया जो हमारे इस आर्टिकल से रिलेटेड। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और तुरंत क्या लिख दिया कि जो 31st में मुआवजा लिखा है, यहाँ पर मुआवजा शब्द देख पा रहे हैं आप, इस मुआवजे शब्द को ही हटा दिया। और इसको हटाकर क्या लिख दिया यहाँ पर, एन अमाउंट लिख दिया। और राज्य को इसके बदले अमाउंट देना पड़ेगा, राशि देनी पड़ेगी। कितनी, वो तो सरकार तय करेगी। अब मुआवजा थोड़ी है, अब तो अमाउंट है। सरकार 10 रुपए दे चाहे 1 लाख रुपए दे, उसकी मर्जी, अमाउंट लिख दिया ना अब तो। और उसके तुरंत बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कर दिया कि जो निदेशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, मैंने आपको 39B और 39C कहा, इनको 39B और 39C को इन आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट से ऊपर माना जा सकता है, ऐसा लिख दिया। क्या लिख दिया, 39B और 39C को फंडामेंटल राइट से ऊपर माना जाएगा, ये लिख दिया। तो इसके बाद तो बहुत ज्यादा बवाल होता है। बवाल होता है तो फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये तो नहीं माना जा सकता।